अयोध्या पहुंचेंगे, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी के इस अयोध्या दौरे और रामलला के दर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। तेईस जनवरी को संसदीय समिति का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। समिति के पदाधिकारियों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तनुज पुनिया का कहना है कि राहुल गांधी मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद रामलला के दर्शन कर सकते हैं। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता। दरअसल साल 2016 में भी राहुल गांधी अयोध्या गए थे। उस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन कर संतों से आशीर्वाद लिया था, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए थे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब उनके अयोध्या दौरे पर संतों ने भी निशाना साधा है। काल से निवेदन करना चाहता हूं कि चलो सद्बुद्धि तो आई। जो राम को काल्पनिक कहने वाला, राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देने वाला, जो यह कह दे कि मंदिर नौजवान आता है लड़की छेड़ने के लिए, हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक, आज राम के चरण में, राम के शरण में आओ, वेलकम, स्वागत है। हम भी आपको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कि राहुल गांधी अयोध्या रामलला का दर्शन करने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उनके सारे नफरत के जो है हथियार खत्म हो गए और जनता ने उनको तवज्जो नहीं दिया। तो फिर से वो कांग्रेस को जो है जीवित रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता में वापस तो नहीं आने वाली है, लेकिन जीवित रखने के लिए राम का शरण में दिखावा करने आ रहे हैं। अभी तक इन्होंने अयोध्या दर्शन के लिए नहीं आया, अयोध्या को उपेक्षित रख रहे थे। समय नज़दीक है, ये लोग जो हैं समय समय पर रूप बदलने का काम करते हैं। यही लोग हैं जो राम जी को जो अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, आज रामलला का दर्शन करने के लिए कालनेमी के रूप में आ रहे हैं। ये सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। राहुल गांधी के अयोध्या दौरे पर राजनीति तेज हो गई है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही कांग्रेस अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी का अयोध्या जाना न केवल पार्टी के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगा, बल्कि बीजेपी के उस नैरेटिव को भी कमजोर करेगा जिसमें कांग्रेस को राम विरोधी बताया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में इन दिनों खूब सियासी भोज हो रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर नेता दही चूड़ा का भोज करा रहे हैं, लेकिन दही चूड़ा के भोज में सियासत की खिचड़ी भी खूब पक रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव के बीजेपी में जाने की चर्चा तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर तेज प्रताप यादव के पाला बदलने की चर्चा तेज हो गई। देखिए रिपोर्ट। बिहार में भोज दही चूड़ा का हो रहा है, मगर खिचड़ी सियासत की पक रही है। मकर संक्रांति को लेकर मंगलवार को जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दही चूड़ा का भोज कराया, तो सबसे ज्यादा चर्चा रही इसी तस्वीर की, जिसमें लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विजय सिन्हा का तिलकुट खाकर संक्रांति की बधाई देते नजर आए। तेज प्रताप ने तो बधाई दे दी, लेकिन बदले में उन्हें एनडीए में आने का खुला ऑफर भी मिल गया। अगर तेज प्रताप जी एनडीए में आना चाहते हैं तो हम उनको रोक थोड़ी सकते हैं, वो आएंगे, उनकी मर्जी है। अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने तो तेज प्रताप को बस एनडीए में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन बिहार की सियासत इससे भी आगे निकल गई। सियासी गलियारे में ये चर्चा होने लगी, क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? और अगर हाँ, तो लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ गई कि लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कौन सा शुभ दिन तय किया है। पता चलेगा, अभी क्यों बताना, अभी क्यों बताना?
पहले संतोष सुमन ने ऑफर दिया, फिर विजय सिन्हा ने रोमांच पैदा किया और आखिर में खुद तेज प्रताप यादव ने सस्पेंस पर लाकर स्टोरी छोड़ दी। बिहार की सियासत में संक्रांति की खिचड़ी मसालेदार होने वाली है, इसकी भूमिका अभी से ही दिखनी शुरू हो गई। न्योता तो भोज का मिला था, पर बात अब भोज से ज्यादा भविष्य की होने लगी। हालांकि तेज प्रताप ये जरूर दावा कर रहे हैं वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हैं, घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए विजय सिन्हा के निमंत्रण पर भोज में भी पहुंच गए। गौर करने वाली बात है कि तेज प्रताप सब कुछ कह रहे लेकिन पत्ता नहीं खोल रहे और न ही बीजेपी में शामिल होने की चर्चा का खंडन ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि हंसते मुस्कुराते ये खुलकर कह रहे हैं कि जब बीजेपी में शामिल होंगे मीडिया को पहले बताएंगे। लिहाजा इंतजार अब हर किसी को है कि तेज प्रताप अपना पत्ता कब खोलते, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। बिहार में अब मंत्री एक नहीं बल्कि दो सरकारी आवास रख सकेंगे। यानी मंत्री जी को जो बंगला मंत्री पद के लिए तहत आवंटित है, उसके अलावा वे अपना विधायक आवास भी पास रख सकेंगे। आखिर क्या है एक मंत्री और 2 बंगले वाला सरकारी फैसला, जिस पर मच गया है सियासी घमासान? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। नए साल में बिहार सरकार के एक नए फैसले से मंत्रियों की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि बिहार के मंत्री अब एक नहीं बल्कि 2 सरकारी आवास रख सकेंगे। यानी मंत्री को जो बंगला मंत्री पद के तहत आवंटित है, उसके अलावा वे अपना विधायक आवास भी पास रख सकेंगे। इस फैसले के तहत मंत्री अपने विधायक आवास को 1700 रुपये प्रति माह के निर्धारित दर पर रख सकेंगे। अब तक मंत्री बनने के बाद विधायक आवास खाली करना जरूरी होता था, लेकिन नए निर्णय से व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार के पूर्व भवन निर्माण मंत्री रह चुके अशोक चौधरी से न्यूज़ 18 संवाददाता ने जब सवाल पूछा कि इतना सस्ता बंगला अलॉट करने का फैसला क्यों लिया गया, तो उनका क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। लेकिन जो कुछ जब मंत्री बन जाते हैं आप, तो आपको घर सेंट्रल पुल से अलॉट होता है, तो जो विधानसभा पुल से जो आपका मकान है, उस मकान को आप चाहते हैं तो 1700 रुपये महीने पर आप वो मकान रख सकते हैं, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा वो मकान। और जो कुछ लोग जो हैं जिनको एक क्राइटेरिया बनाया गया, जो 6 बार जीते हैं और 6 बार जीते हैं या 1 बार मंत्री रहे हैं या 3 बार मंत्री रहे हैं, उनको सेंट्रल पुल से मकान दिया जाएगा। सभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को सेंट्रल पुल से दिया जाएगा। ये तो निर्णय है। बीजेपी ने इस फैसले का समर्थन किया है, तो विपक्ष निशाना साध रहा है कि बीजेपी जो चाह रही है वो मुख्यमंत्री से करवा रही है, सरकारी खजाने से रेवड़ियां बांटी जा रही है। बिहार में नई व्यवस्था के तहत हर माननीय विधायक को उनके क्षेत्रवार नए बने हुए बंगले अलॉट हो गए हैं। ये डबल स्टोरीड फ्लैट्स हैं जो विधायक आवास और विधान पार्षद आवास के परिसर में उपस्थित हैं। बिहार की सरकार का भवन निर्माण विभाग माननीय विधायक जी से एक निश्चित दर पे किराया लेगी और ये एक व्यवहारिक निर्णय है। व्यवहारिकता को देख करके बिहार सरकार ने निर्णय लिया है जो बहुत ही श्रेयकर है। कभी सोशल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन आज ये मदारियों के हाथों नाच रहे हैं, एक कठपुतली बन गए हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं यहाँ साइन करो, उस दस्तावेज पे ये साइन कर देते, बस एक रबर स्टैंप रह गया है। पटना में जो बंगलो अगर कोई किराए पर लेना जाए तो मार्केट रेट से कम 3.5 लाख रुपए प्रति महीने किराए में मिलेगा, वो मंत्रियों को 1700 में दे दिया जाएगा। यही तो समाजवाद है नीतीश जी का। बिहार में सरकारी बंगलों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं। समय समय पर मंत्रियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को आवास आवंटन को लेकर सियासी घमासान होता रहा है। ताजा विवाद उस फैसले के बाद हो रहा है जिसमें मंत्रियों को 2 सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19 जनवरी को किया जाएगा। 19 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी, जबकि 20 जनवरी को मतदान के बाद नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। लंबे समय से खाली चल रही इस अहम संगठनात्मक कुर्सी के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को खाली हुए काफी समय बीत गया। हालांकि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब अध्यक्ष के चुनाव की तारीख सामने आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव 19-20 जनवरी को होगा। 19 जनवरी को नामांकन किया जाएगा और 20 जनवरी को चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी और संगठन के 10 नेता प्रस्तावक बनेंगे। इस प्रक्रिया में नितिन नवीन के प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह होंगे। 20 तारीख को भव्य कार्यक्रम इसी बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। नवीन का नाम सबसे आगे है। अगर नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले 2020 में ऐसा ही हुआ था, जब जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद उन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब सिर्फ ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है, जैसे जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि इस दिन का चुनाव होगा, नामांकन भरा जाएगा, ये वहां पे प्रभारी रहेंगे जो देखेंगे। नामांकन भर दिया, अगर एक ही व्यक्ति का नामांकन होता है तो दूसरा कोई नहीं है तो चुनाव कुछ होगा नहीं, मतदान होना नहीं है, तो अगले दिन उनको अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिल जाती है कि अभी अध्यक्ष हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का हुआ। बीजेपी संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया बीजेपी शासित आधे से ज्यादा राज्यों में पूरी हो चुकी है। 37 में से 29 राज्यों में आंतरिक चुनावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के समर्थन में नामांकन पत्रों का एक सेट जमा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी नितिन नवीन के पक्ष में एक अलग सेट में नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के संविधान और नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य 3-3 साल के लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीएमसी चुनाव की लड़ाई पूरी तरह से हिंदू मुसलमान पर आ गई है। इन 4 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि बीएमसी चुनाव कैसे हिंदू वर्सेस मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। आज नीतीश राणा ने एक वीडियो शेयर करते हुए बीएमसी चुनाव में वोट जिहाद का आरोप लगाया, तो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मुंबई में किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे। इस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें बीजेपी हिंदू मुसलमान ना करती हो। जबकि बीएमसी चुनाव में एंट्री करते हुए एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं, इसलिए ना मुल्क छोड़ेंगे, ना मस्जिद और ना ही नकाब छोड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। मुंबई अपना नया मेयर चुनने वाली है। मुंबई अपने विकास के लिए अपने नुमाइंदों को बीएमसी के लिए चुनने वाली है, लेकिन चुनाव से पहले ही विकास टॉप का मुद्दा नहीं दिख रहा है। हिंदू मुसलमान, मराठी हिंदी, इसी पर भाषण हो रहे हैं, नारे दिए जा रहे हैं, घर घर जाकर इसी पर प्रचार किया जा रहा है। आजाद बंद कराने के खिलाफ वोट दो। ये वीडियो बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने सोशल मीडिया पर जारी किया और पोस्ट में लिख दिया, अगर ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है। हिंदू राष्ट्र में नीतीश राणे का ये सवाल सियासत में उस सिरे को छूता है जिसे सांप्रदायिकता कहते हैं, लेकिन ये बीजेपी तक ही सीमित नहीं है। चुनाव बीएमसी का हो रहा है, मेयर का हो रहा है, और इसमें एआईएमआईएम बात लेकर आई बुर्के वाले प्रधानमंत्री की, और उससे भी आगे निकल गए असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी।
ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। हिंदू मुसलमान का ये सिलसिला हिंदुस्तान की सियासत के साथ चल रहा है, लेकिन जिस शिवसेना की शुरुआत हिंदुत्व के उद्घोष से शुरू हुई थी, उस शिवसेना का एक टुकड़ा अब सेक्युलर बनने की कोशिश भी दिखाता है और साथ ही खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताता है। पिछले 60 सालों के इतिहास में, 65 सालों के इतिहास में महाराष्ट्र में कभी भी मुंबई में ये बहस नहीं हुई थी। मुंबई का महापौर ये मराठी था, मराठी ही रहेगा। ये बहस किसने छेड़ी? भाजपा ने छेड़ी। हम कहते मराठी होगा तो बोलते हिंदू होगा। तो फर्क क्या है मराठी और हिंदू में? क्या ये तो है ना कि मैं कहता हूं मैं मराठी हूं, मराठी बोलने वाला हिंदी हूं, हिंदू हूं, देशभक्त हिंदू हूं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस मराठी बोलने के बावजूद हिंदू नहीं है, मुझे पहली बार समझा, क्योंकि वो फर्क कर रहे हैं। मैं कहता हूं मराठी महापौर होगा तो बाला साहब ठाकरे एकमेव हिंदू हृदय सम्राट, बिल्कुल, और वो भी मानते हैं। वो नहीं, ना ही उनके पहले ना उनके बाद में कोई हिंदू हृदय सम्राट बना नहीं, ना बनेगा। तो वो तो मराठी थे ना जी। मोदी को बचाने वाले बाला साहब ही थे ना हिंदू हृदय सम्राट, और वो मराठी थे। मैंने कहा ना उनके पास दिखाने के लिए ना ही मुंह है ना ही काम है। क्या उनको दूसरे के बाप की चोरी करनी पड़ती है, काम क्या दिखाएंगे? बात यहीं खत्म नहीं होती। AIMIM अगर मुसलमानों के मुद्दे पर सियासी किरदार बनाती है, तो हिंदुओं के मुद्दे पर अपनी सियासी बिसात बिछाने वाली पार्टियां अब एक दूसरे से ज्यादा हिंदुओं के हितैषी होने के दावे कर रही हैं। वास्तव में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने कल की सभा में हिंदू के संरक्षण में ये मराठी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है, बांग्लादेशी अतिक्रमण करे, उस पर एक शब्द नहीं बोला। यानी BMC के चुनाव में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही अकेला हथियार नहीं है, महाराष्ट्र में बाहरियों का हथियार भी है। हिंदी और मराठी भाषा के भी तीर तरकश में मौजूद हैं और चुनावी युद्ध में हर कोई हर एक हथियार आजमा लेना चाहता है। मुंबई से मयूरेश गणपते और प्रीति सोमपुरा के साथ विवेक गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए, इस बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सिविल लाइंस में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। 800 वर्ग गज की सरकारी जमीन पर यह अतिक्रमण था, जो अब मुक्त कराया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब प्रशासन का पीला पंजा यहां पर चला और अतिक्रमणकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। 800 वर्ग गज की सरकारी जमीन पर यह अतिक्रमण था, जो अब बुलडोजर से इस पे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तो सरकारी भूमि है ये, जिस पर अतिक्रमण हुआ था, लेकिन अब अतिक्रमण से इसको मुक्त कराया गया है। डॉक्टर रिजवान के डॉक्टर